बीते रविवार यानी 26 मार्च को इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सबसे बड़ा रॉकेट LVM-3 अंतरिक्ष पहुंचा और इसने स्पेस में एक ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। इस वक्त 8000 से ज़्यादा सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये तादाद और बढ़ने वाली है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे एक बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो सकता है, लेकिन मामला चूंकि मुनाफे का है इसलिए सैटेलाइट धड़ाधड़ लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आज की मास्टर क्लास में बात करेंगे भारत के इस सबसे बड़े सैटेलाइट लॉन्च की, भारत की इस व्यापार में हिस्सेदारी क्या है, सैटेलाइट का इस्तेमाल किस लिए होता है और सैटेलाइट लॉन्च करने की इस होड़ के खतरे क्या हैं। तो चलिए तफसील से सारी चीज़ों को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा। एक जरूरी जानकारी, इसरो या नासा जब कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो वो कहां जाता है और लॉन्च होने के बाद क्या सैटेलाइट ऊपर घूमता ही रहता है, ऑर्बिट क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं, इन सब पर हम पहले ही एक मास्टर क्लास कर चुके हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं आज की मास्टर क्लास पर। तो रविवार को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया। ये भारत का सबसे वजनी रॉकेट है। LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 असल में GSLV मार्क 3 स्पेसक्राफ्ट का ही नया नाम है। GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, यानी ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं। जियो सिंक्रोनस माने वो ऑर्बिट जहां लॉन्च किए गए सैटेलाइट का अपने एक्सिस पर रोटेशन का पीरियड पृथ्वी के रोटेशन के पीरियड के बराबर होता है। ये पीरियड है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, मोटा माटी एक दिन मान के चलिए। इस रॉकेट का नाम बदलकर LVM-3 इसलिए किया गया क्योंकि इस बार इसने सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बजाय लो अर्थ ऑर्बिट्स में लॉन्च किया। इस बार LVM-3 का छठा लॉन्च था। साल 2019 में चंद्रयान 2 का लॉन्च भी इसी रॉकेट से किया गया था, जबकि ये दूसरी बार है जब इसने एक साथ वनवेब कंपनी के कई LEO सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इस बार ये वनवेब के 36 LEO सैटेलाइट अपने साथ लेकर गया था। LEO माने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये पृथ्वी के चारों ओर की करीबी कक्षाओं में 1200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लॉन्च किए जाते हैं। हर सैटेलाइट 150 ग्राम का है और इन सैटेलाइट्स को LVM-3 ने अंतरिक्ष में 12 अलग अलग स्तरों पर लॉन्च किया। हर तल के बीच की दूरी 4 किलोमीटर रखी गई ताकि ये आपस में ना टकराएं। रॉकेट 3 स्टेज में ऑर्बिट तक पहुंचा। ये कुल 75 मिनट लंबा मिशन था। स्पेसक्राफ्ट के लिए ये काफी बड़ा मिशन माना जाता है। स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद सैटेलाइट रिलीज करना शुरू किए। क्रायो स्टेज यानी आखिरी स्टेज मिलाकर कुल 5 स्टेजेस में 36 सैटेलाइट छोड़े गए। इसके बाद इसरो ने मिशन पूरा होने की घोषणा कर दी। इस साल इसरो के लिए ये दूसरा बड़ा मिशन था। इसके पहले इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV लॉन्च किया था। तो अब बात आखिर वनवेब कंपनी है क्या और ये करती क्या है। द वनवेब कॉन्स्टलेशन पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे LEO सैटेलाइट का एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के पीछे है UK की कंपनी वनवेब। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी अब तक कुल 618 सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है, जिनमें से 588 सैटेलाइट एक्टिव हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके वनवेब पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहती है, यानी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना चाहती है। यूके की सरकार और भारत की कंपनी भारती एंटरप्राइजेस वनवेब कंपनी के 2 बड़े शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने कहा है कि इस लॉन्च से दुनिया भर में कम्युनिटीज, बिजनेस और सरकारों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे पूरे भारत के कस्बों, गांव, स्कूलों समेत उन सबसे मुश्किल जगहों में भी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। हालांकि वनवेब पहले एक रूसी स्पेस एजेंसी के जरिए अपने सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के चलते रूसी एजेंसी ने प्लान रद्द कर दिया। उसकी 2 मांगे थी, एक की सैटेलाइट का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ना किया जाए और यूके की सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दे। आप जानते ही हैं कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता है। सुनील भारती मित्तल वनवेब के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उनके मुताबिक भारत ने ऐसे मौके पर हमारी मदद की जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त हमें बड़ा झटका लगा। 6 लॉन्च का कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए पैसे भी चुकाए जा चुके थे। अब वनवेब को न सिर्फ अपने पैसे वापस पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, बल्कि हमने अपनी 36 सैटेलाइट जो हैं वो भी खो दिए हैं, जिनमें से 3 बहुकीमती और ज़रूरी थे। हमारा 1 साल भी बर्बाद हो गया है।
इधर यूरोपीय स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस अपना एरियन 5 रॉकेट रिटायर कर चुकी थी। एरियन 6 के लॉन्च में देर हो रही थी। रूसी एजेंसी के साथ बात बनी नहीं। वनवेब को सिर्फ स्पेसएक्स और इसरो से मदद मिलने की उम्मीद थी। हालांकि स्पेसएक्स ने वनवेब के लिए जो है कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन वो अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क स्टारलिंक भी डेवलप कर रहा है। ऐसे में वनवेब ने भारत के साथ 72 सैटेलाइट लॉन्च करने की डील की, जिसे भारत ने 2 बार में पूरा कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट के बिजनेस में भारत कहां है। तो साल 2020 में भारत ने स्पेस सेक्टर की मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल दिए थे। इसके बाद साल 2022 के अक्टूबर महीने में इसरो ने वनवेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जबकि कुल 72 सैटेलाइट लॉन्च करने की डील थी। इसी डील के साथ भारत ने इस स्पेस मार्केट में एंट्री की थी। हालांकि भारत की इस ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ 2% है, लेकिन वो इसे बढ़ाना चाहता है। एलवीएम 3 के 2 लॉन्च के साथ ही इसरो भारी कमर्शियल रॉकेट के मार्केट में आ गया है। वनवेब के साथ हुई इस डील से इसरो ने 1000 करोड़ रुपए भी कमाए हैं। भारत सरकार साल 2030 तक स्पेस मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 2% से 10% तक पहुंचाना चाहती है। यह हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इसरो भी रॉकेट लॉन्च बढ़ाएगा और साथ ही भारत की स्काई रूट और अग्निकुल जैसी प्राइवेट कंपनियां भी। ये कंपनियां फिलहाल जो है अपने अपने स्पेस क्राफ्ट जो है डेवलप करने में लगी हुई है। तो कमर्शियल सेक्टर को ध्यान में रखते हुए इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV भी डेवलप कर रहा है। इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने में लो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने वाले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV की तुलना में वक्त और पैसा जो है वो कम लगता है। अब तक इसरो कम से कम 36 देशों से 384 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इन लॉन्चिंग के लिए करीब 10 कमर्शियल मिशन भी चलाए गए थे। कई बार भारतीय मिशन के साथ विदेशी सैटेलाइट भी ले जाए गए। इनमें से ज्यादातर कमर्शियल लॉन्च अमेरिकी कंपनियों के साथ हुए। अब आते हैं इसरो की कमाई पर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। इसे साल 2019 में शुरू किया गया था। इसरो के बजट पर आई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक NSIL की कमाई भी बढ़ी है। साल 2021-22 में कंपनी ने 1731 करोड़ रुपए कमाए, जबकि साल 2023-24 में उसकी कमाई करीब 3509 करोड़ रुपए हो गई। कमाई में करीब 3 गुना बढ़ोतरी होने के बाद कमेटी ने कहा कि स्पेस डिपार्टमेंट NSIL को और मदद करेगा ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से काम कर सके। NSIL के अलावा स्पेस डिपार्टमेंट का अपना रेवेन्यू भी बढ़ा है। साल 2020-21 में डिपार्टमेंट ने 929 करोड़ रुपए कमाए, जबकि साल 2022-23 में 2780 करोड़ रुपए कमाए। ये लगभग 200% की बढ़ोतरी है। कमेटी ने कहा भी, इससे ये तथ्य सामने आता है कि डिपार्टमेंट का अपना राजस्व बढ़ रहा है और इसरो एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट से एक व्यवसाय करने वाली एजेंसी में तब्दील हो रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि सैटेलाइट बिजनेस की इस होड़ से एक खतरा भी है, लेकिन वो क्या है आइए समझते हैं। इस वक्त हमारी पृथ्वी जो है वो करीब 8000 सैटेलाइट से घिरी हुई है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अकेले 3000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल लाइट और सैटेलाइट का तारामंडल बनने से रात के समय आसमान का नज़ारा ब्लॉक होता है, जिससे नेचर और कल्चरल हेरिटेज के लिए एक खतरा खड़ा हो गया है। वो नज़ारा जिसे हम साफ आसमान में रात के वक्त देखते हैं। खगोल शास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि सैटेलाइट की तादाद लगातार बढ़ने से एस्ट्रोनॉमी का पेशा भी जो है वो खतरे में है। तो फिर सैटेलाइट बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें हुई हैं? तो नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइट पोल्यूशन यानी प्रकाश के प्रदूषण और सैटेलाइट के घेराव के चलते अंधेरी रात में स्पेस की गतिविधियां देख पाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की कई एस्ट्रोनॉमी लैब्स में किए गए शोध में यह पाया गया है कि लाइट पोल्यूशन की वजह से रिसर्चर्स को सही ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि स्पेस इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है, बिना किसी दबाव के ये सीमित नहीं हो पाएगी। वैज्ञानिक वर्ग चाहता है कि इन सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट का प्रभाव कम किया जाए। इसके लिए ब्राइटनेस कम की जाए। टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट का व्यू जब अंदर की तरफ हो तो इनके शटर्स जो हैं वो बंद किए जाएं। इस तरह पूरा समाधान तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिक्कतें ज़रूर कम हो जाएंगी। लाइट पोल्यूशन के अलावा भी कई दिक्कतें हैं। सैटेलाइट का मिशन खत्म होने के बाद अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा हो रहा है। सैटेलाइट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक बढ़ने की दिक्कत है
रॉकेट और सैटेलाइट से गैस भी निकलती हैं। इसके अलावा पेपर में लिखा है कि स्पेस में सैटेलाइट की बढ़ती तादाद को शुरुआत में ही रोकने की जरूरत है और कुछ नियम बनाने की भी जरूरत है। तो ये थी आज की मास्टर क्लास। अपनी शिकायतें जो हैं और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप।